नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। खाड़ी के देश कतर से आज एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। कतर की एक कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। बीते 1 साल से ज्यादा समय से ये 8 भारतीय कतर की हिरासत में। ये सभी कतर में एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कुछ अज्ञात आरोपों के आधार पर कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सभी नौसेना के उन पूर्व कर्मियों में शामिल हैं जो दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के लिए एक काफी संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट इटली की टेक्नोलॉजी पर आधारित मिजेट पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन्स को बनाने से जुड़ा हुआ है। खबरों के मुताबिक इन सभी भारतीयों को कतर में जासूसी करने का दोषी पाया गया है और कहा जा रहा है कि कतर की सरकार के पास इस बात के इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। कुछ सूत्र यह बता रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को फंसाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का भी हाथ हो। इस मामले में कतर के 2 नागरिकों पर भी आरोप लगे। ये हैं ओमान एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी खमीस अल आजमी और दाहरा ग्लोबल के सीईओ थे। इसके अलावा कतर के इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रमुख मेजर जनरल तारिक खालिद अल उबैदी, इनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है, उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश। उन्हें मौत की सजा के फैसले पर भारत सरकार ने गंभीर हैरानी जताई और यह कहा है कि वो कतर की कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि हम मौत की सजा के फैसले से काफी हैरान हैं और विस्तार से पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत अहमियत दे रहे हैं और काफी करीब से इसे देख रहे हैं। हम हर तरह की जो कानूनी सहायता है वो देते रहेंगे। हम कतर की सरकार के साथ भी इस फैसले को उठाएंगे। इस मामले की गोपनीय प्रकृति को देखते हुए अभी इस मौके पर कोई और टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा। ये बयान है जो कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आया। इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पहले ट्वीट होता था, अब एक्स प्लेटफॉर्म पर वो आए और उन्होंने कुछ लिखा। वो कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से जुड़ी खबर पर चिंता जताई है और इसे बहुत तकलीफ और हैरानी से देख रही है। कांग्रेस की उम्मीद है कि इन अधिकारियों को कानूनी अपील में सहायता करने और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए भारत सरकार कतर सरकार के साथ कूटनीतिक और राजनीतिक कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब आइए एक सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। इस मामले को भारत सरकार लगातार कतर की सरकार के सामने उठाती रही है, लेकिन कतर सरकार इस मामले में कोई ढिलाई नहीं दिखा रही। वैसे आतंकवाद पर दोहरे रवैये को लेकर कतर पर अक्सर सवाल उठते रहे। इस खबर के आईने में भारत और कतर के रिश्तों पर बात करना भी जरूरी है। दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के इस साल 50 साल पूरे हुए। 1971 में कतर की आजादी के तुरंत बाद उसे मान्यता देने वाले कुछ ही देश थे, भारत उनमें से एक था। दोनों ही देशों के बीच रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, अभी भी हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कतर पर निर्भर होता है। अन्य निर्भरता के अलावा कतर भारत को प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। दोनों ही देशों के बीच निवेश, व्यापार, रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर काफी करीबी सहयोग रहा है। कतर के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है।
कतर में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी आबादी, करीब 7.5 लाख भारतीय कतर में रहते हैं। ये सब जानकारियां ये बताने के लिए है कि कतर से भारत के रिश्ते कितने अच्छे रहे। लेकिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा के बाद कतर के बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। ये तो अच्छी बात हो गई। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कई खाड़ी देशों में राजदूत रहे एम्बेसडर प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी, आप कतर को एक देश के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस रीजन में बहुत साल काम कर चुका हूं। मैं कतर के पड़ोसी देश कुवैत में एम्बेसडर था, एक और पड़ोसी देश यूएई में, दुबई में कौंसल जनरल था। तो मैंने देखा किस तरह से कतर के पास बहुत पैसा है और वो इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करता है। देखिए, एक बहुत फैनेटिक, हार्डलाइन इस्लामिक थिंकिंग का प्रमोशन करता है और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है जो कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे अभी हमास की बात चल रही है, हमास को बहुत सपोर्ट कतर देता है फाइनेंशियली, और मेरे विचार में कहीं आर्म्स वगैरह प्रोक्योर करके भी वो सप्लाई करता है, बट फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत ज्यादा देता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब तालिबान और जो उस वक्त अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी उसमें लड़ाई चल रही थी, तो वो जो बातचीत होती थी तालिबान और अमेरिका के साथ, जो दोहा टॉक्स कहलाती थी, उसमें कतर की गवर्नमेंट बहुत बड़ी एक पार्टी थी, और वो ऐसी पार्टी थी जिसने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर काम किया कि तालिबान को फिर से काबुल में गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश किया गया। तो आईएसआई के साथ कतरी इंटेलिजेंस के बहुत ही नजदीकी संबंध है। तो मेरे विचार में ये जो कतर की जो सरकार है, पहली बात तो ये पाकिस्तान की आईएसआई के साथ बहुत नजदीकी काम करती है, और दूसरी बात कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी, ये तो आपने बड़ी अहम बात बताई कि किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप कतर जैसे देश पर लगा है। लेकिन इसके साथ साथ प्रभुदयाल जी, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उनका रिश्ता भी बड़ा मजबूत है। कतर में अमेरिका का फौजी बेस भी है। तो ये कैसे गणित बिठाता है कतर? एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा का आरोप और वहीं वेस्ट के लिए इतना बड़ा बेस। देखिए, कतर एक ऐसा बहुत शातिर देश है जो वेस्टर्न कंट्रीज को ये दर्शाने की कोशिश करता है कि वो एक मीडिएटर का काम कर सकता है। तालिबान के साथ भी कतर ने कुछ ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो मीडिएट कर सकता है अमेरिका और तालिबान के बीच में। उस टाइम पे आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी और वो अफगानिस्तान से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके और भी लोग वहां पर शहीद हों। तो उनको एक बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था, और तालिबान से कैसे बात करते, डायरेक्टली तो जाके बात नहीं हो सकती थी। तो वो कतर ने एक ऐसा रोल प्ले किया। तो बहुत ऐसे मसले हैं जिसमें कतर अपने को वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसे पेश करता है कि जैसे वो बहुत न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, वो बहुत ही प्रो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक स्टेट है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये तो हो गया उनका अमेरिका से रिश्ता। इससे पहले आपने बात की और बताया कि किस तरीके से आरोप लगते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देने की। लेकिन इस सब के बावजूद कतर जो है वो इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर लेता है, और एक बहुत ही प्रसिद्ध चैनल अल जजीरा वहां से प्रसारित होता है। अल जजीरा बहुत इन्फ्लुएंशियल चैनल है, और आपने देखा होगा कि अल जजीरा के जो इंग्लिश एंकर्स हैं और रिपोर्टर्स हैं वो बहुत ऐसे हैं जो कि पहले बीबीसी के थे, बड़ी एक्सपीरियंस है।
तो ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहता है अल जजीरा कि जैसे वो एक लिबरल सा न्यूज चैनल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो केवल ऐसे एंकर्स को और न्यूज रिपोर्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग है प्योरली जो इस तरह के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की आप तरफ देखेंगे, जैसे हमास की तरफ उसकी रिपोर्टिंग भी कुछ ऐसी हमास को सिंपथाइज करने वाली है। तो मेरे विचार में अल जजीरा का पूरी तरह से कतरी सरकार इस्तेमाल करती है, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करना आज की दुनिया में बहुत अहम होता जा रहा है। जी प्रभुदयाल जी, आपने अभी बात की अल जजीरा, जो कि जाहिर सी बात है उनका जो एक प्लेटफॉर्म है, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी वो अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को भी वो कंट्रोल करें। लेकिन अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, और ये मेरा चौथा सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि कतर के साथ भारत के रिश्तों को आप किस तरीके से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसमें भारत इन रिश्तों को किस तरीके से इस्तेमाल करे? भारत के संबंध कतर के साथ अच्छे हैं। हमारे यहाँ बायलैटरल कॉन्टैक्ट हमेशा होते रहे, और हम कतर की गैस काफी खरीदते हैं, वो हमारे सप्लायर हैं, हमारी बिजनेस इंटरेस्ट भी वहां बहुत हैं। अब जहां तक इस मसले का संबंध है, जो हमारे 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स को कतर ने डेथ सेंटेंस दिया है, इसमें तो बहुत जरूरी है कि भारत सरकार भरपूर कोशिश करे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के ऊपर जो आरोप लगाए गए, जो इन पे जिस तरह से मुकदमा बनाया गया, इसमें आईएसआई का बहुत हाथ है। आईएसआई हमें बदनाम करना चाहती है कि ये इंडियन रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे और इनको स्पाइंग के लिए कतर में पकड़ा गया। देखिए, ये कतर की एक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और वो कंपनी कतर के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग में किस तरह से इन्वॉल्व थी। तो अब ये जाहिर करा जा रहा है कि ये 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स स्पाइंग कर रहे थे, तो इनके ऊपर चार्जेस जो फ्रेम हुए वो बताए क्यों नहीं कि कतर की सरकार उनको पब्लिक क्यों नहीं कर रही? असल बात यह है कि ये पूरे फॉल्स चार्जेस हैं, और इन 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को 1 साल से ऊपर इनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया। और अभी कुछ महीने पहले एक इंडियन रिपोर्टर जो इस केस को कवर कर रहा था, और वो जो सच है उसको बाहर लाने वाला था, उसको कतर की सरकार ने वहां से एक्सपेल कर दिया, उसके परिवार को वापस भेज दिया इंडिया, क्योंकि कतर की सरकार नहीं चाहती कि ये बात साफ हो कि असल में जो इल्जाम लगाए गए हैं कितने सच है नहीं। तो मेरे विश्वास में ये पूरा फ्रेम अप है, पूरे चार्जेस फॉल्स हैं, और ऐसे चार्जेस बनाने में आईएसआई का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसको छिपाया जा रहा है, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये डेथ सेंटेंस दिए गए। इंडियन गवर्नमेंट को भरपूर कोशिश करनी होगी कि किसी भी तरह से ये डेथ सेंटेंसेस जो है रोके जाएं, अपील पे जाए मामला, और इनको जस्टिस मिले, ये 8 नेवल ऑफिसर्स को उनको रिहा किया जाए और वापस ये भारत आए। एम्बेसडर प्रभुदयाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कतर किस तरीके से उस पर आरोप लगते रहे हैं कि आप हमास का बेस बने हैं, तालिबान का समर्थन किया है, किस तरीके से आईएसआई का एक समर्थन होता है वहाँ पर। इसके अलावा कतर जो है वो अपने आप को पश्चिमी देशों में किस तरीके से पोजीशन करता है कि वो बातचीत करा देगा, मीडिएटर का काम करेगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करता है अल जजीरा जैसे चैनलों के साथ। तो आप सोचिए कितनी चतुराई से वो पश्चिमी देशों से भी निपट रहा है, आतंकवादी संगठनों से उसकी भी बातचीत चल रही है, और इस सब को उसने मीडिया के माध्यम से कंट्रोल भी कर रखा है। एम्बेसडर प्रभुदयाल ये बताते हैं कि अब इससे भारत कैसे निपटेगा। आपको ये भी बताते चलें, भारत के संबंध अच्छे हैं कतर से, तो इस मामले में भारत किस तरीके से पेश आएगा, और क्या राजनयिक संबंधों का फायदा
इन 8 लोगों को, भारतीय लोगों को मिलेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए अब बात करते हैं इजराइल गाजा युद्ध की, जिसका आज 20वां दिन है, 20th डे ऑफ द वॉर। इजराइल ने आज ये कहा कि उसके टैंक और जमीनी सेना बीती रात गाजा में घुसे और उन्होंने हमास के कब्जे वाले कई इलाकों को निशाना बनाया। इसके बाद वो वापस इजराइल की जमीन पर लौट आए। टैंकों और बख्तरबंद बुलडोजरों के साथ इजराइल की पैदल सेना ने करीब 1 घंटे तक रात के अंधेरे में उत्तरी गाजा में इस जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इजराइल की सेना ने इसका एक वीडियो फुटेज जारी किया है जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन इसमें यह दिख रहा है कि 10 से ज़्यादा टैंक और अन्य बख्तरबंद गाड़ियां गाजा बॉर्डर पर बनी दीवार को पार करके गाजा के अंदर घुस रही हैं और आसपास की इमारतों पर फायरिंग कर रही हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने हाल की लड़ाई में कई बार गाजा के अंदर कार्रवाई की है, लेकिन यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि इसका मकसद आगे की लड़ाई के लिए गाजा के सीमावर्ती इलाकों को साफ करना है। इस कार्रवाई के बाद इजराइल की सेना बिना किसी नुकसान के वापस लौट आई। इजराइल गाजा के अंदर बड़ी कार्रवाई कब करेगा ये अभी तक साफ नहीं। धमकी बहुत टाइम से दी कि 24 घंटे में खाली कर दो, 4 घंटा दे रहे हैं खाली कर दो, ये सारी चीजें हो रही। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि लड़ाई के दौरान जब हम गाजा में घुसेंगे तो हम हत्यारों से पूरी कीमत वसूल करेंगे। हमास आईसिस के भयानक अत्याचारों की पूरी कीमत वसूले। उन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर गाजा की उस जनता से कहता हूं जो इस लड़ाई में शामिल नहीं है कि वो गाजा पट्टी के दक्षिण की ओर चले जाएं। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि वो जमीनी हमले की अपनी योजना का अभी खुलासा नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसे किसी भी बड़े जमीनी हमले को लेकर आगाह किया है। इस बीच गाजा में हमास के कई ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले दिन रात जारी। इजराइल की सेना का दावा है कि उसके वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने खुफिया सूचना के आधार पर एक हमला कर हमास के एक बड़े कमांडर हसन अल अब्दुल्ला को मार गिराया। इजराइल की सेना ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लड़ाकू विमानों ने गाजा के एक इलाके को बम से निशाना बनाया है। तस्वीरें आपके सामने। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह कहना है कि हमास फिलिस्तीन के आम लोगों के बीच छुपा हुआ है। इस बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के हमलों में मारे जाने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 7028 हो चुकी है, जिनमें 2913 बच्चे बताए गए। उधर हमास के हमलों में मरने वाले इजरायलियों की तादाद 1400 है, जिनमें अधिकतर लोग आम नागरिक हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने यह कहा है कि गाजा पट्टी में हमास के कब्जे में शामिल लोगों की तादाद 224 है। पहले ये तादाद 222 बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे लापता लोगों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो रही है, इजराइल बंधकों की तादाद की समीक्षा कर रहा है। अब तक 4 लोगों को हमास ने छोड़ा भी है। इस बीच गाजा की करीब 23 लाख की आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए बुरी तरीके से तरस रही है। इजराइल के हमलों ने गाजा के बुनियादी ढांचे को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। गाजा के कई नागरिक इलाके इजराइल की बमबारी से बर्बाद हो चुके हैं। लाखों लोग उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर जा चुके हैं, लेकिन अब भी लाखों लोग उत्तरी गाजा से निकल नहीं पाए हैं और उनके लिए निकलना आसान भी नहीं है। बमबारी से उजड़े लोग अपने घर छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? कई लोग इस स्थिति में हैं कि वो कहीं जा भी नहीं सकते। गाजा के अस्पतालों की हालत भी बहुत खराब है। हजारों घायलों के इलाज की सुविधाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल के 35 में से 15 अस्पताल ईंधन की कमी में गाजा के 35 में से 15 अस्पताल ईंधन की कमी से बंद करने पड़े। इजराइल ने गाजा में बिजली के अलावा ईंधन की सप्लाई भी काटी हुई। इस वजह से अस्पतालों के जरूरी कामकाज के लिए जनरेटर कैसे चलेंगे जब ईंधन ही नहीं होगा। अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी हो गई, मेडिकल उपकरणों की किल्लत है। ये तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, आज 20वां दिन है। 20 दिन में ये सारी चीजें और ज्यादा होती चली जाएगी। गाजा में हालात क्या हैं, इसकी एक ताजा तस्वीर देखिए। इजराइल के हवाई हमलों में
बुरी तरीके से घायल एक गर्भवती महिला की हालत इतनी खराब हो गई कि बच्चे के जन्म के लिए सिजेरियन ऑपरेशन करवाना पड़ा। यह महिला किसी तरह अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों ने सुरक्षित गर्भ करवा दिया। इस बच्चे को लेकर मेडिकल टीम गलियों से होते हुए अस्पताल के नवजात बच्चों से जुड़े विभाग में पहुंची। इस बच्चे की हालत अब ठीक है, लेकिन जो हालात हैं उनमें बच्चे की तबीयत अगर बिगड़ती है तो आगे इलाज होगा या नहीं, वो मुश्किलें अभी भी बनी हुई। गाजा भूखमरी का शिकार हो गया। ऑक्सफैम का यह कहना है कि भूखमरी को गाजा में युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलीकी का यह कहना है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह युद्ध विराम जरूरी है, जिसके लिए इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं है। उधर यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने भी गाजा में खाना, पानी और मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात की है और यह बोला है कि बमबारी इसके लिए रोकनी होगी, और अपील की है उन्होंने। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी कुछ घंटों में बंद हो सकती है। इजराइल हमास युद्ध पर हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की यह रिपोर्ट जरूर देखिए। गाजा में घुसकर इजरायली सेना की एक छापेमारी। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक टैंक और पैदल सेना ने उत्तरी गाजा के इलाके में हमास के कई ठिकानों और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट को तबाह कर दिया। फिर ये अपनी सीमा में लौट आए। אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि हमास के हमले का एक मकसद क्षेत्रीय सहयोग को तोड़ना और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर परियोजना को पटरी से उतारना भी हो सकता है। इस परियोजना पर G20 के दौरान भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने दस्तखत किए हैं। I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, and I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind. तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा है कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन है। उन्होंने अपना इजराइल दौरा भी रद्द कर दिया। İsrail şehirlerine yönelik eylemlerde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları da kesinlikle tasvip etmiyoruz. गाजा को ईंधन चाहिए, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास ने लाखों लीटर तेल जमा कर रखा है, जिनसे वो अपने रॉकेट लॉन्चर और सुरंगें चला रहा है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ईंधन की कमी के चलते अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान पर खतरा बता रहा है। बिजली की आपूर्ति के लिए ईंधन की आवश्यकता है। कोई भी अस्पताल बगैर ईंधन के कैसे काम कर सकता है? लाइट के बगैर कैसे मरीजों का इलाज होगा? सर्जरी कैसे होगी? इंक्यूबेटर, डायलिसिस मशीन कैसे चलेगी? ईंधन से ही पानी भी साफ होता है, जिससे अस्पतालों को साफ पानी मिलता है, जो एक अस्पताल और उसके मरीजों के लिए बेहद अहम है। हमास का दावा है कि गाजा पर हमले में अब तक 6,500 से अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया आंकड़ा है। वैसे गाजा से आने वाली तस्वीरें यहाँ भयंकर तबाही और जानमाल के बड़े नुकसान की गवाही दे रही है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। इस बीच इजराइल हमास युद्ध को लेकर भारत सरकार का रवैया काफी सावधानी भरा है। भारत ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की तीखी आलोचना की है और इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही भारत गाजा में मानवीय संकट पर भी काफी चिंतित है और गाजा में राहत सामग्री भेज रहा है। भारत ने अभी तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया, लेकिन इजराइल के राजनयिकों का यह कहना है कि इसका समय अब आ गया है, लेकिन अभी तक किया नहीं है। जो किया उन्होंने हमास ने इजराइल में, उसको हमने आतंकवादी घटना जरूर बताया, लेकिन हमास को आतंकवादी संगठन भारत ने घोषित नहीं किया। भारत अब तक ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है,
इस चीज पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान कि जो हमास ने हमला इजराइल पर किया है वो इसके चलते किया है जो G20 में मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की जिसकी सहमति बनी थी देशों के बीच में, इसके चलते ये हमला किया गया है। साथ में जो इजराइल के इन्वॉय हैं दिल्ली में, वो भी ये बार बार बात बोल रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि हमास को एक आतंकी संगठन भारत को घोषित कर देना चाहिए। तो क्या ये दबाव भारत के ऊपर चलेगा? सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि जहां तक भारत का सवाल है वो ये मानता है कि आतंकी हमला था, लेकिन जहां तक हमास का सवाल है उसे वो अभी आतंकी संगठन करार नहीं दे रहा है। इसके पीछे दो वजह हैं। जो सरकारी सूत्र हैं उनका ये कहना है इसके पीछे इकोनॉमिक और डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं। इकोनॉमिक कंपल्शन साफ है कि भारत की काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अरब वर्ल्ड में हैं, काफ़ी सारे भारतीय नागरिक वहाँ पर काम करते हैं। जितने OIC के देश हैं, 57 OIC के जो देश हैं वो सारे के सारे फिलहाल पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा अहम कारण तेल भी है। तेल जो भारत इंपोर्ट करता है रशिया और साथ में अरब वर्ल्ड से, और ये दोनों के दोनों देशों ने अभी क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। तो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, साथ में डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, जो सब जगह नज़र रखती हैं, उनका कहना ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा है। जो गाज़ा पट्टी में जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो जो हो रहा है वहाँ पर जो भी हो रहा है उसके ऊपर माइन्यूटली उनकी नज़र है। खासकर कश्मीर के लोग भी इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके चलते एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी जिसके बाद वहाँ पे सुरक्षा का जो मैट्रिक्स है उसमें बदलाव किया गया, क्योंकि ये अंदेशा सुरक्षा बलों को है कि कहीं जिस तरह से हमने देखा जॉर्डन, इजिप्ट और बाकी देशों में स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट जो हैं वो कहीं कश्मीर में भी ना हो जाएं। 2019 के बाद ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं वो कश्मीर में बंद हो गए थे, कहीं दोबारा ना शुरू हो जाए। इसके चलते एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद ये सुरक्षा का न्यू मैट्रिक्स जो है सुरक्षा बलों ने तैयार किया है। तो दो मापदंडों के कारण एक इकोनॉमिक और डोमेस्टिक जो कंपल्शंस हैं भारत की, यही वजह है कि भारत इसे बहुत सॉफ्ट पेडल करता हुआ डिप्लोमेटिकली इस मसले को जो है वो उसको देख रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब से। हमास को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने तो आतंकवादी जरूर घोषित कर दिया है, मगर अभी जो दूसरे देश हैं यानी यूनाइटेड नेशन ने उसको घोषित नहीं कर पाया। प्रक्रिया ऐसी होती है कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है 1267 जो ये तय करती है कि कौन आतंकवादी संगठन है। यानी वहां पे समस्या ये आ जाती है जो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर हैं 5, उनमें सहमति होना जरूरी होता है। ये समस्या भारत के साथ भी है। जब पाकिस्तान बेस्ड बहुत से आतंकवादी संगठन भारत में सक्रिय हैं, आतंक फैला रहे हैं, लेकिन जब उनका मसला आता है तो उनको चाइना वीटो कर देता है। हमास जो एक संस्था है इसको बहुत से देशों में इसके सपोर्ट भी है। और दूसरी बात यह है कि हमास जो है उसका कहना यह है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके आतंक नहीं फैलाती। वो कहती है कि हम एक जो है फ्रीडम फाइटर हैं, अपने को बताती है, और वो ये कहती है कि हम आर्म्स मीन्स यानी सैन्य शक्ति के माध्यम से इजराइल से लिबरेट कराना चाहते हैं, क्योंकि जो बातचीत का सिस्टम था वो फेल हो चुका है। और दूसरी बात ये भी है कि हमास जो है वो उसने जो अभी इजराइल के अंदर किया, जिस तरीके से उसके 1200 लोग मरे, उसका सख्त खंडन सभी देशों ने किया। हमास का वजूद भी हम देखते हैं कि एकदम से 2008 से लगातार बढ़ती चली गई, एक पावरफुल है। इसको सपोर्ट अरब देशों में भी है, हालांकि अधिकतर अरब देश जो है सऊदी अरेबिया समेत इससे उनका संबंध नहीं है। मगर इस समय जो इजराइल में हो रहा है उसके चलते में वो सब एक साथ हो गए हैं। एक तरफ तो वो आतंक का खंडन करते हैं, तो दूसरी तरफ वो इजराइल का भी खंडन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फौरन सीज फायर हो। हमास को जो ये एक अकेला गुट नहीं, इस तरह के बहुत से हैं। शिया मलेशिया हैं इराक के अंदर, फिर उसके अलावा हूती रिबल हैं यमन के अंदर, फिर उसके अलावा
हिजबुल्लाह है वहाँ पे, लेबनान के अंदर, इनका आपस में भी गठजोड़ है। ये सब अपने को कहते हैं कि ये हम रेसिस्टेंस, आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है, हम रेसिस्टेंस के एक ये लोग से जुड़े हुए हैं और रेसिस्टेंट इनकी एक्टिविटी है। ये इसी कारणवश एक समस्या खड़ी हो जाती है जब ये तय नहीं हो पाता कि ये रेसिस्टेंट ग्रुप है या आतंकवादी ग्रुप है, क्योंकि अभी तक आतंकवाद की परिभाषा यूनाइटेड नेशंस ने नहीं दी है। तो ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से बहुत से आतंकवादी जो संगठन है वो अपने को रेसिस्टेंट ग्रुप कह के बच जाते हैं। देखिए क्या है आने वाले समय में किस तरीके से होता है। भारत जो है उनको आतंकवादी मानता है, या भारत जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ने डब किया हुआ आतंकी, और भारत यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस होते हैं उसको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट भी करता है। इजराइल हमास जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का और बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है, जो अभी उमा शंकर सिंह जी का जो प्रस्तुति थी उसमें आपने सुना भी। उस पर आइए विस्तार से बात करते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ मेरा अनुमान है। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि वो जो कॉरिडोर है उसको आप डिरेल करना चाहते थे, इस वजह से ये सब किया। आपको ये बता दें कि भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान किया गया था। इजराइल ने भी इस कॉरिडोर को अहम बताया था। उधर तुर्की इस कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है, तुर्की इसके विकल्प की बात कर रहा है। ये कॉरिडोर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए यूरोप के बाजारों तक पहुंचेगा, लेकिन ये तुर्की से नहीं गुजरेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने G20 की बैठक के बाद कहा था कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं हो सकता। पूर्व से पश्चिम को जाने वाला ऐसा कॉरिडोर हर हाल में तुर्की से गुजरना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुर्की इस रूट पर नहीं। G20 की बैठक में इस कॉरिडोर को एक बड़ी कामयाबी माना गया था। भारत, कई खाड़ी देश, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सब इस नए कॉरिडोर को काफी अहम बता चुके हैं और इसे चीन के बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जवाब माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा अनुमान के हिसाब से एक नई चर्चा छिड़ गई कि कहीं इजराइल पर हमास के हमले इस कॉरिडोर की वजह से तो नहीं किए गए ताकि यह कॉरिडोर बन ही ना पाए, ऐसा जो बाइडेन का अनुमान। जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है 5 दिनों में, कि ये जो हमास का अटैक है इजराइल पे, ये बिल्कुल एक लग रहा है कि साजिश है। कॉरिडोर जो आईमेक कॉरिडोर था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको सैबोटाज करने का एक अटेम्प्ट है। और मेरा मानना है कि एक ये तो मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है एक कारण, और साथ ही में हमास तो चाहता ही है कि इजराइल खत्म हो, एग्जिस्ट ना करे, तो एक वो भी एक रीजन है। और साथ में एक और जो अकॉर्ड होने जा रहे थे इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में, एक ये भी हो सकता है कि उसको भी सैबोटाज करना चाह रहे हो। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ये अटैक के लिए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें कुछ सत्य है और कुछ ठोस कारण जो बता रहे हैं उनको, और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन भी होगी जरूर। और मेरा मानना है कि ये शायद यही कारण है कि ये आईमेक, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि ये पुराना जो आईमेक कॉरिडोर है उसको ऑल्टरनेटिव टू BRI भी देखा जा रहा है, और इंडिया कह रहे हैं कि एक पुराना जो सिल्क रूट है इसको रिवाइव किया जाए जो इंडिया से जाता था। तो ये सभी कंबाइंड चीजें हैं, और साथ में हम देख रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि चीन और रूस का भी कहीं पीछे से हाथ हो, ईरान का भी हो, क्योंकि उनको सब लग रहा है कि जो इस आईमेक से, IMEE से जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, इससे सारे जो डायनेमिक्स हैं वहाँ पे और जो संतुलन है वो इम्पैक्ट हो सकता है, और वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया को भी कोई एडवांटेज मिले और ये एक ऑल्टरनेटिव BRI रूट, ऑल्टरनेटिव टू द BRI एक ये रूट ऐसा बने। तो हो सकता है सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है, जो जिस वजह से ये वॉर हमास ने अटैक जो शुरू किया है, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो इस पे स्टेटमेंट दिया है, ये हो सकता है किसी में कोई काफी सच्चाई।
आइए अब बात करते हैं और मुद्दों की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और कई विपक्षी नेता केंद्र सरकार की एजेंसियों के निशाने पर हैं। जी हां, चुनाव आए तो क्या ईडी आई? इनमें सबसे आगे है प्रवर्तन निदेशालय। आज ही 2 विपक्षी नेताओं पर ईडी छापे पड़े। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर एक छापे मारे गए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को पूछताछ का समन भेज दिया। उधर बंगाल की टीएमसी सरकार में एक मंत्री के घर पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रतिशोध की राजनीति से लड़ने को तैयार है। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में भी आगे आईं और चुनाव की ओर बढ़ रहे राजस्थान में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। राजस्थान के चुनाव में जब महीने भर से कम का समय बाकी है, ईडी ने अशोक गहलोत के परिवार पर चोट की। ईडी ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापा मारा और गहलोत के बेटे वैभव को 12 साल पुराने फेमा केस में भी समन किया। ईडी की जांच के दायरे में ओम प्रकाश हुड्डा भी हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं और जिन्हें हाल ही में कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब गुंडागिर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। उधर बीजेपी पेपर लीक स्कैम को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। नहीं आ रहे, लेकिन अब जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए गारंटी किसी की है तो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनता को विश्वास है भाजपा और आदरणीय मोदी जी के ऊपर। अशोक गहलोत को ममता बनर्जी से समर्थन मिला। और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? जैसे इलेक्शन में कोई ना रहे बाहर में, वो भी करके देखो, आपका वोट नहीं मिलेगा। विपक्ष के 2 राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राशन वितरण घोटाले का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया है, भारत भी है। कोई कोई तो इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। व्हाट इज रॉन्ग ऑन इट आई डोंट नो। क्या हुआ है देश में? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। किसी को बोलने का मौका है तो उनको जाके इडिटेट करा देता है। वी शुड नॉट फॉरगेट, आप आज पहाड़ में हैं, पावर में हैं, हम आज पावर में हैं। जिंदगी भर हम लोग पावर में नहीं रहेगा। कोई ना कोई नया आएगा, न्यू जनरेशन आएगा। राजस्थान की जंग में अब सीधा टकरार है। कांग्रेस कह रही है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी दस्तक देती है, लेकिन यहां तो ईडी मुख्यमंत्री की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये मसला यूथ से जुड़ा हुआ है, युवा वोटर से जुड़ा हुआ है और बीजेपी इस मुद्दे को लगता है चुनाव के आते आते और भुनाएगी। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के एक शहर में एक मास शूटिंग हुई है जिसमें 22 लोगों के मारे जाने और 60 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। गोलियां चलाने वाला अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। एम्बुलेंस की सायरन, भागते हुए लोग और एक शख्स की खोज में पुलिस। देर रात की ये तस्वीर अमेरिकी राज्य मेन के शहर लुइस्टन की है, जहां पर एक हमलावर ने एक रिक्रिएशन सेंटर में
ताबड़तोड़ गोली चलाकर 20 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। Well, we were inside and just normal night of bowling, and out of nowhere he just came in and there was a loud pop. Thought it was a balloon. I had my back turned to the door, and as soon as I turned and saw that it was not a balloon, he was holding a weapon. I just booked it down the lane, and I slid basically into where the pins are and climbed up in the machine and was on top of the machines for about 10 minutes until the cops got there. पुलिस ने इस मामले में रॉबर्ट कार्ड नाम के एक शख्स की तस्वीर जारी की है। ये बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है। सूत्र बताते हैं कि ये कभी अमेरिकी सेना का भी हिस्सा रहा और मानसिक बीमारी के लिए इसी साल 2 हफ्ते अस्पताल में रहा। We have literally hundreds of police officers working around the state of Maine to investigate this case, to locate Mr. Card, who again is a person of interest and a person of interest only, and we'll continue to gather information so that we can bring the suspect to justice and ultimately seek prosecution down the road. अमेरिका में बीते दिनों कई मास शूटिंग के मामले आए हैं। 2023 में ही पूरे अमेरिका में 560 से ज्यादा मास शूटिंग हुई, लेकिन तब भी गन लॉबी या बंदूकें बनाने वाली कंपनियां इतनी मजबूत हैं कि बंदूकों की आसान खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून नहीं बन पा रहा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।